चीज़ें बहुत सी हैं, लेकिन मैं अमेरिका और ईरान के कॉन्फ्लिक्ट से शुरू करना चाहूँगी कि कॉन्फ्लिक्ट तो ये दो ममालिक का था, लेकिन अब ऐसा लगता है कि एक्सपेंड होकर बढ़ता जा रहा है। हम इसमें हूसियों की इन्वॉल्वमेंट भी देख रहे हैं, सऊदी अरब के ऊपर अटैक्स भी देख रहे हैं, एक तरफ वो स्ट्रेटेजिक पार्टनर भी सऊदी अरब को कह रहे हैं। लेकिन आपके ख्याल में ये मामला जानबूझ के कॉम्प्लिकेट किया जा रहा है या अनइंटेंशनली ही ममालिक इसमें कूद पड़ रहे हैं? ये देखिए, आपने बिल्कुल सही कहा कि ये ऑब्वियसली अब दो ममालिक के दरमियान तो नहीं है। ऑब्वियसली तमाम खिता, बल्कि किसी हद तक अगर आप इकोनॉमिक इम्पैक्ट देखें तो पूरी दुनिया को अगर आप कहें कि वो इससे अफेक्टेड है, तो ये भी कोई मजायका नहीं होगा इसमें भी, क्योंकि तो आप देख रहे हैं कि ईस्टर्न आपका जो फार ईस्ट से लेकर यूरोप तक जो है वो अफेक्टेड है। इसके लिए अमेरिका तेल के हवाले से इतना अफेक्टेड नहीं है, लेकिन वो डायरेक्टली कॉन्फ्लिक्ट में है, तो इस लिहाज से मैं समझता हूँ पूरी दुनिया ही कहीं ना कहीं बिल वास्ता या बिला वास्ता इससे अफेक्ट हो रही है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हो ये रहा है कि ईरान अभी भी गालिबन इस चीज को समझने से शायद तो वो जानबूझ के समझना नहीं चाह रहे, या वो समझ के ही इसको आगे लेके जाना चाहते हैं। एस्केलेशन की लैडर पे मजीद आप देख रहे हैं कशीदगी बढ़ती हुई नजर आ रही है। ईरान के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखें तो अभी ये चीज बिल्कुल वाजे होकर सामने आ गई है कि वहां पे जितने भी पॉलिटिकल, पहले हम ये बात करते थे आपके प्रोग्राम में भी, कि वहां पे मुख्तलिफ पावर सेंटर्स हैं, यानी एक पॉलिटिकल गवर्नमेंट है, एक आईआरजीसी है। लेकिन अब बिल्कुल वाजे है कि वहां पे तमाम फैसले जो हैं वो सिर्फ और सिर्फ आईआरजीसी करती है। हम्म। आईआरजीसी जो चाहती है वही होता है। आपने देखा कि उनके जो कालेबाफ साहब थे, जो स्पीकर भी हैं उनकी पार्लियामेंट के, वो एक चीफ नेगोशिएटर थे। मसूद पेशकियान साहब थे, इनके अगरची साहब थे, ये आते थे यहाँ पे मुज़ाकरात करते थे। एमओयू पे उन्होंने साइन भी किया प्रेसिडेंट ने। हम्म। लेकिन उसके बावजूद उस एमओयू को किसी खातिर में नहीं लाया गया जब उन्होंने हमले शुरू कर दिए शिप्स पर। और हम्म। न सिर्फ शिप्स पर, बल्कि अब तो खित्ते के तमाम ममालिक पर हमला कर रहे हैं, और न सिर्फ उसको रोकने की बात कर रहे हैं आप, मैं हुर्मुज को, बल्कि वो तो बाब मंदब पे, वहां पे जो हुतीज हैं जिसका आपने जिक्र किया, वो भी जो है उनको भी किसी हद तक सपोर्ट कर कर वो सऊदी अरेबिया पर हमलावर कर रहे हैं। तो इस लिहाजा लिहाजा इस खत्ते में कशीदगी की जो बढ़ती हुई सूरत हाल है, उसके अंदर पाकिस्तान की काविशें हों, कतर की काविशें हों, मुझे लगता है कि वो अब उस तरह से सूदबंद साबित नहीं हो रही। और ईरान जो है वो एस्केलेशन लैडर के ऊपर एक कदम मजीद ऊपर बढ़ता चला जा रहा है, जो मैं समझता हूँ अनफॉर्चुनेट है, क्योंकि अल्टीमेटली ये उनके इंटरेस्ट में नहीं होगा। क्योंकि अगर तमाम दुनिया में वो हम्म। ऑलरेडी आइसोलेटेड तो है ही, लेकिन कोई जो थोड़ी बहुत सपोर्ट थी कहीं पे, कुछ लोग ये समझते थे कि इनके ऊपर नाजायज हमला किया गया है, वॉटेवर, वो सेंटिमेंट्स भी अब एवेपोरेट होते हुए नजर आ रहे हैं। क्योंकि जो एमओयू के बाद जो इन्होंने हमलावर हुए मुख्तलिफ शिप्स पर और ममालिक पर, वो बहुत बड़ा सवालिया निशान है कि इसका क्या मकसद था। कि जब आपके सामने एक एमओयू आ गया था, आपके सामने एक रोड मैप आ गया था जो आपको अमन की तरफ लेके जा सकता था, आपके मुल्क की तामीर और तरक्की की तरफ लेके जा सकता था, आपके हम्म। सैंक्शंस को लिफ्ट करवाया जा सकता था, आपको दुनिया के अंदर तमाम मंडियों से रसाई हासिल हो सकती थी, आपकी तिजारत और एक्सपोर्ट ऑफ ऑयल जो है उसके अंदर आपको तमाम फैसिलिटीज मिल रही थी। लेकिन उसके बावजूद आपने उन तमाम इंटरेस्ट को, अपने बेनिफिट्स को बालाए ताक रख दिया, और ये प्रायोरिटी दी कि उन शिप्स पे हमला करें, और ऐसी शिप्स जो कि बिल्कुल मिलिट्री नहीं थी, वो तो हम्म। सिर्फ तेल लेकर जा रही। तो ये बड़ा ही अनफॉर्चुनेट था मेरी तरफ से, मेरी नजर में। अच्छा सर, ये जो एक और एंगल इसमें हूसियों का निकला है, ये भी कुछ इसमें कुछ रोशनी डालिएगा कि अचानक ही ये हूसी कैसे एक्टिव हो गए। अमेरिका कह रहा है कि ये ईरान की कंसेंट पर हुए हैं, लेकिन उनका सारा जो मलबा है वो सऊदी अरब के ऊपर गिर रहा है। इसको आप कैसे देख रहे हैं? देखिए सना साहिबा, हम अक्सर ये कहते आए हैं, जब आईआरजीसी की हम बात करते हैं तो आईआरजीसी के दो रुख हैं। एक तो आईआरजीसी दरअसल एक वाहिद आर्मी है पूरी दुनिया में मेरे ख्याल में, जो कि एक जो नजरिए को डिफेंड करने के लिए बनाई गई है, यानी उसका नाम है पासदारान इनकलाब। हम्म। इनकलाब जो वहां पे आया था, उसकी जो फिलॉसफी है वो उसमें यकीन रखते हैं, वो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए और उसको एक्सपैंड करने में यकीन रखते हैं, यानी उसी इनकलाब को वो बाकी ममालिक में भी एक्सपोर्ट करना चाहते हैं। और उन्हीं के जो टेंटिकल्स हैं वो आपको नजर आते हैं, कभी लेबनान में, कभी फलस्तीन में, कभी इराक में, कभी शाम में, जैसे हिजबुल्लाह है, हमास है, अभी यहाँ पे हुतियों का आप जिक्र कर रही हैं। यमन एक मुल्क है, उस मुल्क के अंदर मौजूद एक मलेशिया है जो कि रिट ऑफ द स्टेट को चैलेंज करके अपना एक इलाका उन्होंने कब्जे में रखा हुआ है, और वो अपनी ही हुकूमत पे हमला आवर है। गोया यमन जो है वो डिवाइडेड हुआ हुआ है मुख्तलिफ सेक्शंस में। एक जो इलाका है वो हुतीज के कंट्रोल में है, और वो उनकी जो लेजिटिमेट गवर्नमेंट है उसके खिलाफ एक तरह से आप ये समझ सकते हैं कि बागी, या वो एक रेबल नॉन स्टेट एक्टर है। हम्म। और उनका जो सबसे संगीन मैं समझता हूँ इकदाम है वो ये है कि वो सऊदी अरब पर हमला आवर है। यानी सऊदी अरब ऐसा मुल्क है जो कि तमाम मुसलमानों का एक रूहानी मरकज भी है,
और वो तो इस कॉन्फ्लिक्ट के अंदर आपने देखा जब उस हमले भी किए गए तो पूरे गल्फ के ममालिक ने एक स्ट्रेटेजिक पेशेंस दिखाई, यानी वो हमला का जवाब दे सकते थे लेकिन जवाब देने के बजाय वो इस जंग में अपने आप को उन्होंने नहीं धकेला। वो यही कोशिश करते रहे कि हम जो है इसका मसले को कूल डाउन कर दें। हम्म। इवन दो कतर को देखें, वो तो बिल्कुल मीडिएशन में भी किरदार अदा कर रहा है, लेकिन आप जानती हैं कि कतर की गैस इंस्टॉलेशन के ऊपर भी ईरान ने हमला किया था। तो उसके बावजूद ये जो गल्फ ममालिक हैं, बिलखुसूस सऊदी अरेबिया, ये तो डी एस्केलेशन की फोर्सेस आप इनको कह सकते हैं, और उन पे हमला आवर होना हुथियों की तरफ से ये बहुत ज्यादा अनफॉर्चुनेट है। और मार्क रूबियो की अगर आप स्टेटमेंट देखें तो वो कहते हैं, उन्होंने कहा है कि उन्होंने उनके इंफॉर्मेशन के मुताबिक बहुत सारे आईआरजीसी कमांडर्स जो हैं वो खुद जो हैं वो हूथियों के साथ आते जाते हैं, मिल रहे हैं उनसे, उनके जहाज वहां पे आ रहे हैं। तो ऑब्वियसली ये उनकी एक असेसमेंट है, मैं नहीं समझता सही है या गलत है, बट लगता ये है कि बहुत क्लोज कोऑपरेशन है आईआरजीसी की और हूथियों की।